What's up guys, this side is Professor Chirag and let's start with your new lecture. अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देख लिया है. अब आप लोग मेरी स्पीड, मेरे टोन के साथ मैच करने लगे हो और बस ऐसे ही कंटिन्यू करना. जल्दी से अब ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं. अब बच्चा, कल अपन लोगों ने लॉ के ऊपर बात कर ली थी. लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. हम लोगों ने बोला था इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी ओवर द पीपल अंडर दैट अथॉरिटी. मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या क्या दिया है. एक तो तीन बॉडीज दी हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव क्या करती है? लॉ इम्पोज करती है. एक लास्ट लेक्चर में मैं जुडिशरी के बारे में बोलना भूल गया था. जुडिशरी क्या है? हमारी कोर्ट. अगर जो लॉ बना है और जो लॉ आप इम्पोज कर रहे हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई इस लॉ का वायलेशन करता है, तो हम कहाँ जाते हैं? जुडिशरी के पास जाते हैं. और जुडिशरीज कौन होती है भाई? हमारी कोर्ट होती है. तो ये तीन बॉडीज थी. फिर हमने नेक्स्ट पूछा था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, ठप्पा कहां है? तो आप लोगों ने बोला कि भाई ये आपकी लिस्ट 7 के अंदर, शेड्यूल 7 के अंदर तीन लिस्ट दी गई हैं. लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट. यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी लिखा है उस पर कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा. स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी लिखा है उसके अंदर क्या बनेगा? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. एंड कॉन्करेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है. पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो वो सिर्फ उसी के स्टेट के लिए बनता है. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो ये पूरे के पूरे देश के लिए बनता है. यहां तक की बात हो गई. फिर हमने बोला कि सर और क्या पढ़ा था? आपने बोला सर टॉर्ट्स. टॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट का मतलब होता है एक सिविल रॉन्ग जिसकी कहीं पे भी कोई रेमेडी नहीं है, तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आते हैं. एक्सक्लूसिवली मैंने आपको एक चीज बोली थी, लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2 सब क्लॉज एम ने आपको कहा था कि टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है. हमने बोला था सर टॉर्ट्स का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी आपके साथ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है जिसकी रेमेडी ना एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना वो हरकत एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ क्या है. जल्दी 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 आप लोग को बोलना है, मैं तो बोल सकता हूं, मैंने पढ़ाया आप लोग को. सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट, दो चीजें जो टॉर्ट नहीं कहलाती है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. एकदम ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. इसके बाद मैंने आपको तीन डेफिनेशंस कराई थी. एक थे सॉलमन जी, एक थे आपके फ्रेजर जी और एक थे विनफील्ड. अगर आपको याद हो, ये रे सॉलमन, फ्रेजर, विनफील्ड. मैंने आपको सबके याद रखने की टेक्निक्स बताई थी. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट. अब एलिमेंट्स हमने कर लिए थे ऑलरेडी. अब हम आ रहे हैं जनरल कंडीशंस. कैसे एक टॉर्ट होगा? जनरल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट. कैसे हम बोलेंगे कि ये टॉर्ट हुआ है? लेट्स से यहां पे ना, आई डोंट वांट कि आप ये चीजें देखो. पहले व्हाट आई फील इज की आप ये देखो. ये जो डायग्राम आप लोग की स्क्रीन पर अब चल रहा है ना, दिस डायग्राम एक्सप्लेन इट ऑल. टॉर्ट होने के लिए ये तीन चीजें होना मैंडेटरी है. अगर ये तीन चीजें हैं तो टॉर्ट होगा. देखो कैसे भाई. तो पहली बात तो एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए. सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? एक रॉन्गफुल एक्ट. रॉन्गफुल का मतलब क्या? कुछ गलत जो आपके साथ हुआ है, कुछ गलत जो आपके साथ हुआ है. अगर कुछ गलत ही नहीं हुआ है तो टॉर्ट की बात नहीं आती. पहले कुछ गलत होगा तभी तो कॉम्पनसेशन मांगोगे. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एलिमेंट इज सम काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट. अच्छा एक सेकंड, मैंने कल आपको बताया था कि टॉर्ट बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इंटेंशन क्या थी, तुमने किस रीजन से ये काम किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ कॉम्पनसेशन दिला रहा हूं. क्रिमिनल इंटेंशन मतलब गंदा माइंड कहां पे देखा जाता है? क्रिमिनल लॉ के अंदर देखा जाता है. टॉर्ट ने बोला इवन इफ अगर तूने जानबूझ के नहीं किया है तब भी मैं तुझे यहां पे पनिश कर सकता हूं. इसीलिए सबसे पहली बात क्या थी? कोई रॉन्गफुल एक्ट. अरे रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है कि तुम्हारे ओमिशन की वजह से हुआ हो. ओमिशन का मतलब क्या होता है? तुम्हें एक चीज करनी चाहिए थी पर तुमने नहीं करी, गलती से नहीं करी. फिर भी क्या टॉर्ट्स के अंदर अप्लाइबल हो सकते हैं? द आंसर इज यस. अ रॉन्गफुल एक्ट या फिर मैं कहूं एक ओमिशन. ओमिशन का मतलब क्या होता है कि डिफेंडेंट. अच्छा बेटा, अभी नए नए वर्ड्स आते जा रहे हैं, डोंट वरी. जहां जहां जो वर्ड आएगा ना, मैं उससे रिलेटेड हर चीज आपको समझाता जाऊंगा. और एक दो चैप्टर के अंदर अपन लोग हर लॉ की टर्मिनोलॉजी से काफी रिलेट करने लगेंगे. सो डोंट वरी विद दैट. अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट. एक गलत हरकत की है या फिर कोई काम जो उसे करना चाहिए था वो उसने नहीं किया है. ओमिशन का मतलब होता है एनीथिंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बट यू डिड नॉट डू इट. आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चिराग सर जब आप पढ़ा रहे होगे आपने नोट्स में सब कुछ इंक्लूड किया है, पर मैंने कुछ ओमिट कर दिया जो एग्जाम में आ गया. आप क्या बोलोगे? चिराग सर की तरफ से ओमिशन हुआ है, उनको जो करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया है. ठीक है एकदम. नाउ द वर्ड इज डिफेंडेंट. बेटा डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है? अब एक बात समझते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है. मैंने लगाया इल्जाम आपके ऊपर, ठीक है, मैंने लगाया आपके ऊपर इल्जाम. अब दिमाग लगाओ, इल्जाम कौन लगाता है? जिसके साथ गलत हुआ है.
जिसके साथ गलत हुआ है। अब एक बात समझना, जिसके साथ गलत हुआ है वो तो कंप्लेंट फाइल करेगा, जिसके साथ गलत हुआ है वो तो क्या फाइल करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा। तो जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको आप बुलाते हो कंप्लेनेंट। जो कंप्लेंट फाइल करता है अपन उसको क्या बुलाते हैं, कंप्लेनेंट। अब बेटा आप इसको कंप्लेनेंट भी बोल सकते हो, और क्रिमिनल केसेस के अंदर जो इंसान शिकायत करता है हम उसको कंप्लेनेंट बोले, या फिर कोर्ट के सामने हम उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। आप लोगों ने, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने बहुत बार हिंदी पिक्चरों में सुना होगा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित कर देगा, आप कुछ नहीं होगा तुमसे। सिर्फ बस ये ध्यान रखना कि प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जिसने इल्जाम लगाया है, जिसके साथ गलत हुआ है, जो बोल रहा है कि सर मुझे रेमेडी चाहिए, मुझे इलाज चाहिए, आप बताओ मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो मैं कंप्लेनेंट बोलूं बेटा या प्रोसिक्यूशन बोलूं, बात बराबर है, एकदम ठीक है। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ये तो जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं ना, कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूशन, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर चलते हैं। ये कहां पे चलते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर। सर अगर सिविल लॉ के अंदर किसी के साथ कुछ गलत हुआ, अगर सिविल लॉ में अगर किसी के साथ गलत हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब बात समझना, क्रिमिनल लॉ में शिकायत को कंप्लेंट बोलते हैं, और सिविल लॉ में उसी चीज को आप लोग प्लेंट बोलते हो। जिस चीज को क्रिमिनल लॉ में शिकायत को कंप्लेंट बोलते हैं, सिविल लॉ में उसी चीज को क्या बुलाया जाता है, प्लेंट बुलाया जाता है। ये बात याद रहेगी। अच्छा एक सेकेंड, कंप्लेंट करने वाला कंप्लेनेंट, तो सिविल केस में प्लेंट करने वाला, प्लेंटेंटेंट मत करना, प्लेंटिफ। उसको क्या बुलाते हैं, प्लेंटिफ। सर कोर्ट में जब जाके ये बोलेगा तो इसको क्या बुलाएंगे, जैसे आपने बताया था कोर्ट में अपन इनको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन ही बोलते हैं। डोंट वरी, कुछ नया वर्ड अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, यहां तक एकदम श्योर है। अब ये थी, मतलब ये जो आपको मैंने सारे वर्ड्स बताए ना राजा, ये बेटा ये वर्ड्स कहां हैं, शिकायतकर्ता वाले वर्ड्स हैं। सो अगर क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कोई गलती हुई है तो आप क्या करोगे, कंप्लेंट करोगे। सिविल लॉ के हिसाब से कोई गलती हुई तो आप क्या करोगे, प्लेंट करोगे। कंप्लेंट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट। प्लेंट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। वाह मजा आ गया, स्वाद आ गया। प्रोसिक्यूशन, कोर्ट के सामने जो शिकायत करने जा रहा है उसको आप प्रोसिक्यूशन बुलाते हो। अब राजा ये हो गई जिन जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है। अब जो ऑपोजिट साइड है, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हो, जिसने कुछ गलत किया है, समझना वो कोर्ट में आके क्या बोलेगा कि जज साहब ये महोदय झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो इसीलिए चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे आप लोग, आई एम सो सॉरी, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, सामने वाला जो बंदा है जो कोर्ट के सामने आके बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, या फिर वो ये बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिफेंडेंट। याद रहेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। वाह सर आप समझ में आ गया हमको डिफेंडेंट क्या होता है। अब वापस से रीड करो फर्स्ट लाइन, अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब सर जिसने गलत किया है, जिसको जो काम करना चाहिए था उसने नहीं किया। सो ओमिशन का मतलब क्या हो गया, इस बंदे को ये काम करना चाहिए था पर इसने नहीं किया, तो क्या हमारे लिए गलत है, यस। तो सबसे पहली चीज एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसकी वजह से मुझे एक लीगल डैमेज होना चाहिए, उसकी वजह से मुझे क्या होना चाहिए, एक लीगल डैमेज होना चाहिए। अब देखो बेटा, मैं ना आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं लीगल डैमेज का। सर मतलब डैमेज भी तो लिख ही सकते थे, आपने लीगल डैमेज क्यों लिखा स्पेसिफिकली। बेटा लीगल डैमेज एक ऐसी चीज होती है ना जहां पे हो सकता है कि आपका नुकसान नहीं हुआ, हो सकता है कि आपका नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आपको भरपाई मिले। बात समझ में आ रही। आपने कहा सर ऐसे कैसे होता है, नुकसान नहीं हुआ भरपाई मिले, क्या बोल रहे हो। मैं अभी 2014 के इलेक्शंस थे, मैं गया वोट करने यार, मेरे को बीजेपी को वोट करना था। मैं पहले से कहा था, मैं कहा अपना नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, प्रो। भाई बाहर मेरे को 4 लोगों ने पकड़ लिया, हाथ वाथ बांध दिए मेरे, और मुझे रात तक घुमाते रहे गाड़ी में बिठा के, और लास्ट डे था वोटिंग का, और फिर मेरे को घर छोड़ दिया, बोला कि तेरा वोट नहीं जाएगा बीजेपी को। मैंने कहा भैया क्यों नहीं डालने दिया, उन्होंने कहा बस कांग्रेस जीतेगी। मैं कहा ठीक है। अगले दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही डिक्लेयर हुआ दैट बीजेपी इलेक्शन जीत गई। मैं चिल्लाने लगा वो हो बीजेपी जीत गई।
पर एक बात समझना, मेरा कोई नुकसान हुआ? मैं भी तो बीजेपी को ही वोट करना चाह रहा था। मेरा भी अल्टीमेट गोल क्या था? बीजेपी को जीताना। पर क्या मैं उन लोगों के खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं? आप सबका जवाब अब यूनानिमसली होगा, हाँ सर आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो तुमने किया ना वो मेरा लीगल डैमेज हुआ है। क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे नुकसान हुआ या नहीं हुआ, पर क्या तुम लोगों ने मेरा राइट खराब किया? द आंसर इज यस। बात खत्म हो गई इधर ही। मैं आप लोगों से कॉम्पनसेशन लूंगा। तो सर इसके अलावा कोई नॉर्मल डैमेज भी होता है क्या? मतलब ऐसा भी होता है क्या कि आपको नुकसान हो पर फिर भी आपको कॉम्पनसेशन ना मिले? यस होता है। लेट्स से अब ये ना CSET, ये जो आपका कोर्स है, ये भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है। सब क्लासेस अब पढ़ाने आ रही हैं, ठीक है। अब भाई फॉर एन एग्जांपल, मेरे बगल में एक क्लास है, इस क्लास का नाम क्या रखते हैं भाई? शर्मा क्लासेस। इसका नाम क्या है? शर्मा क्लासेस। अब शर्मा क्लासेस ने ना बहुत बढ़िया लेक्चर्स तैयार किए, हमसे पहले तैयार कर लिए, और इनका बैच बन गया 100 का। पढ़ा रहे हैं, खुश हैं। अचानक से एंट्री मारी यस एकेडमी ने। एकदम देख रहे हो तुम, कबीर सिंह एंट्री, ठीक है क्या? अब कबीर सिंह एंट्री मार रहे हैं, यस एकेडमी आई। यस एकेडमी आते ही मार्केट का हर बच्चा भागता हुआ स्ट्रेट पहुंचा यस एकेडमी। ओ माय गॉड, चिराग सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके एग्जांपल के तौर पे। वैसे आप कर भी सकते हो, नो माइंड। तो आप सब पहुंच गए यस एकेडमी की तरफ। अचानक से शर्मा क्लासेस जो 100 का बैच बना रही थी, अब वो 20 के बैच पे आ गई, और यस एकेडमी जो अभी अभी मार्केट में एंटर की थी, उसने 200 का बैच बना लिया। सवाल, क्या शर्मा क्लासेस को लॉस हुआ? द आंसर इज यस, उनको हुआ। पर क्या वो हमसे कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं? आपने कहा सर काहे बात का कॉम्पनसेशन, आप सबसे बेस्ट पढ़ाते हो तो हम आपके ही आएंगे, बात ही खत्म हो जाती है। अब बात समझना, उसको डैमेज हुआ, उसको डैमेज हुआ, पर मैं कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जो डैमेज उसको हुआ वो लीगल डैमेज नहीं है। हमने उसका कोई राइट खराब नहीं किया, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं। जिसने अच्छा काम किया वो आगे। Do you get the difference? What we are trying to raise out here is, and this is why we say that it should not be a damage, it should be a legal damage. तो मतलब फर्क नहीं पड़ता कि तुझे इंजरी हुई या नहीं हुई, अगर तेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है हम तेरे को बचाएंगे। श्योर इनफ? इसके ऊपर मैं आगे आपको और बहुत पढ़ाने वाला हूं, सो डोंट वरी विद दैट। तो बच्चे, दो चीजें होनी चाहिए, एक रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा इंजरी। इंजरी कौन सी? लीगल इंजरी। एंड थर्ड, the wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy. आप लोगों के साथ गलत हुआ, आपकी लीगल रेमेडी, आई एम सो सॉरी, आपका लीगल राइट हार्म हुआ, मतलब आपको लीगल डैमेज भी हुआ है, और जो डैमेज हुआ है उसका भुगतान, मतलब कि जो आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हो वो क्या होनी चाहिए? एक लीगल रेमेडी। बेटा रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है कि जो गलत हो गया अब उसका सुधार करना। रेमेडी मतलब इलाज क्या है? तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसकी क्या होनी चाहिए? एक लीगल रेमेडी। अरे क्योंकि अगर रेमेडी नहीं है तो कोर्ट तुमको क्या देगी? सर कॉम्पनसेशन। बेटा अगर कॉम्पनसेशन ही तुम्हारा इलाज है तो वही तुम्हारी क्या कहलाएगी? लीगल रेमेडी कहलाएगी। आर यू श्योर इनफ? तो सर तीन चीजें होनी चाहिए अगर आपको टॉर्ट के अंदर रिलीफ चाहिए। तो एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरा आपको लीगल डैमेज होना चाहिए, तीसरा उसकी लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें साथ में है, जीत गए आप। अगर इन तीन में से एक भी नहीं है, या इन तीनों में से तीनों ही नहीं है, कुछ भी हुआ, ये कभी टॉर्ट नहीं कहलाएगा, ये कभी भी टॉर्ट नहीं कहलाएगा। श्योर इनफ? तो ये जो है इसको ना एकदम रट्टा मार लेना, दिस इज हेल इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स नाउ, अब ये अगर आपको समझ में आ गया ना राजा, तो ऊपर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये खाली रिकैप है। मैंने जानबूझ के इसको पहले पढ़ाया ताकि ऊपर का आपके लिए सब एकदम वॉक थ्रू हो जाएगा। नाउ यार मैंने कल आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं बताया ना, वेट पहले अपन ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताता हूं। नाउ द जनरल कंडीशंस फॉर लायबिलिटी ऑफ अ टॉर्ट, सब आता है आपको। देखो, देयर इज नो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सिविल रॉन्ग दैट विल अमाउंट टू टॉर्ट। तो बेटा कहीं भी लॉ में ऐसा लिखा नहीं है कि ये लिस्ट है, अगर ये हुआ है तो टॉर्ट है, ये हुआ है तो टॉर्ट नहीं है, ऐसा कहीं पे दिया नहीं है। एनीथिंग कैन बी अ टॉर्ट इफ दैट क्लासिफाइज ऑल थ्री कंडीशंस। A civil wrong becomes a tort only if it satisfies some condition. एक civil wrong tort कब बनता है? एक civil wrong tort कब बनता है? जब वो कुछ चीजें क्वालिफाई करता है और आपको एक कंडीशन अब ऑलरेडी पता है। In general, a tort consists of some act or omission. पता है बेटा ऑलरेडी? Done by the tort feasor. याद करो, कल बताया था, जो tort करता है उसको क्या बोलते हैं? Tort feasor बोलते हैं। आई थिंक मैंने लिखा भी था इसको कहीं पे, नहीं लिखा था क्या? ये रहा लिखा है ना भाई, ऐसा मत करो। टॉर्ट फीजर याद है क्या? सब आएगा अब आपको।
दैट्स गाइज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द बेसिक्स। अगर आपका बेसिक क्लियर होता है ना, आपकी रीडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। आ जाइए। So tort consists of some act or omission done by the tortfeasor whereby he was without just cause or excuse caused some harm to the other party। वापस सुनना उसने क्या बोला। टॉर्ट का मतलब है कोई ऐसा एक्ट, बेटा कोई ऐसी हरकत हुई है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, या कोई ऐसी हरकत उसने नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। इफ ही हैज डन समथिंग जो उसे नहीं करना चाहिए था, और इफ ही हैज नॉट डन समथिंग जो उसे करना चाहिए था, by the tortfeasor whereby he has without just cause, जहां पे उसके पास कोई रीजन नहीं। just cause का मतलब क्या होता है? a valid reason, या फिर कोई एक अच्छा एक्सक्यूज भी नहीं है। उसने अगर सामने वाले पार्टी को नुकसान पहुंचाया है तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। वाओ, आर वी क्लियर विद दिस गाइस? जो एनर्जी मेरी है, वीडियो जो देख रहा है उनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही चाहिए। Why I am over compensating? मैं बैठ के ही पढ़ा सकता हूं, मैं एकदम स्ट्रेट रीड कर सकता हूं। Why am I doing this? मैं आप लोगों से फिजिकली नहीं मिल पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे को चाहिए कि आपको जेन्युइनली क्लासरूम का फील आना चाहिए। जितना एग्रेशन से मैं क्लास में पढ़ाता हूं उतनी ही जान मैं इसमें लगा रहा हूं। आप लोग को भी एकदम 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 पावर में चाहिए। नाउ टॉट हैज द कंपोनेंट। जल्दी बताओ 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या था सर? आपने बोला था रॉन्गफुल एक्ट, या फिर आपने बोला था कोई ओमिशन जो डिफेंडेंट ने कर दिया है। A wrongful act or omission done by the tortfeasor। tortfeasor का मतलब क्या था सर? The party who commits a tort। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज क्या चाहिए थी सर? वो आपने लीगल डैमेज कुछ बोला था। The tort act must cause some legal damage to another। वाह। तीसरी चीज सर, तीसरी चीज क्या बताई थी? लीगल रेमेडी होनी चाहिए। The wrongful act must be of such a nature that gives a legal remedy can be offered। खत्म हो गया आपका। अब ये एमसीक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है। आउट ऑफ दिस व्हाट अमाउंट्स टू टॉट एंड व्हाट डज नॉट अमाउंट टू टॉट। डोंट वरी, एमसीक्यूज इतने कराऊंगा कि तुम कर करके थक जाओगे। सो आराम से रहो। नोट, क्या मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं? इफ एनी ऑफ द 3 कंडीशंस आर मिसिंग देन इट विल नॉट अमाउंट टू बी अ टॉट। श्योर इनफ? लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट अप इज सम क्विक रिवीजन। मैंने आपके ना नोट्स में कहीं पे से क्विक रिवीजंस डाले। अब ये क्विक रिवीजन मैं आपके पढ़ने के लिए डाल रहा हूं। ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है ये आपको ऑलरेडी आता है, देख लो। रॉन्गफुल एक्ट प्लस लीगल डैमेज प्लस लीगल रेमेडी इज इक्वल टू टॉट। ये हो गया आपका रिवीजन, खत्म। ये एमसीक्यू के लिए बस इतनी 3 चीजें याद रखनी थी, पर ये 3 चीजों के पीछे आपने इतना बैकग्राउंड पढ़ा है। ये आपकी नॉलेज है जो आपको होल्ड करनी है। क्यों? क्योंकि सब आगे एग्जीक्यूटिव में काम आएगा आपके। प्लीज एंट्रेंस एग्जाम का नाम पढ़ो, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आपको खाली एग्जीक्यूटिव में एंटर कराने के लिए टेस्ट है। ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव में आएगा, अपन और डिटेल में पढ़ेंगे और तब इंशाल्लाह सब लाइव साथ में बैठ के पढ़ेंगे। नाउ कमिंग नाउ नेक्स्ट इज योर रॉन्गफुल एक्ट। सर ये रॉन्गफुल एक्ट क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा अपन ने अभी अभी यहां पे बात करी थी रॉन्गफुल एक्ट, तो मैंने आपके नोट्स में स्पेसिफिकली डाला है व्हाट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। हमें जानना है कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। So now, the act complained of should under the circumstances be legally wrongful। जिस चीज की तुम शिकायत कर रहे हो वो लीगली रॉन्गफुल होनी चाहिए। बात समझ लो। मैं बढ़िया एकदम पार्क में टकाटक तैयार होके गया। मैं बढ़िया पार्क में एकदम टकाटक तैयार होके गया। सामने बैठी थी तुम्हारी होने वाली भाभी, मतलब मेरे मन से उसके लिए वो अभी तक आपकी भाभी बनी नहीं है। मैंने कहा यार तेरा भाई बोलेगा तो कोई भी मान जाएगा, आज तुम्हारी भाभी बना देता हूँ। मैं 4 कदम आगे बढ़ा, सामने से एक पापी जो इस बुक का दूसरा हिस्सा आपको पढ़ाता है वैभव, वो आया। अब अपने वैभव सर भी हद से ज़्यादा क्यूट है। वो गए, उन्होंने जाके उससे कुछ बात करी, दोनों निकल गए। मैं देखता रह गया। मैं कह अरे भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। मैं कहा दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्गफुल एक्ट। उसको पहले मैंने देखा वो मेरी है, उसको पहले मैंने देखा वो मेरी है। मैं गया पुलिस स्टेशन, मैंने कहा कंप्लेन लिख, कंप्लेन लिख, तेरी भाभी को कोई उठा के ले गया। पुलिस वाले ने बोला अरे माय गॉड, आप सर धैर्य रखिए, हम आपकी वाइफ को लेंगे। मैं कहा नहीं वो मेरी वाइफ नहीं है। बोले ओके सर ध्यान रखिए, आप बिल्कुल डरिए मत, हम आपकी गर्लफ्रेंड को लेंगे। मैंने कहा वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बोला ओके सर ध्यान रखिए, हम आपकी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के ले आएंगे, बचा के लेंगे। मैं कहा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बोले अच्छा उसका नाम क्या है? मैं कहा मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता उसको, मैंने उसे देखा पहली बार और मुझे हो गया प्यार। वो बंदा बीच में आया और कर गया ये अत्याचार। अब यहां पे बिटिया ऐसे थप्पड़ मार के मेरे को बाहर भगाएंगे ना वहां से कि साले पागल हो गया, मतलब ये चीज करना है तू यहाँ पे? ना तू उस लड़की को जानता है, ना तुझे उसका नाम पता है, ना कोई रिश्ता है, और यहाँ पे तू आया बोलने की तेरी भाभी उठा के कोई ले गया। ये रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ ही नहीं है भाई।
इसी जगह पे मेरी गाड़ी मैंने कहीं पार्क की थी और कोई चोरी करके ले गया, क्या ये एक रॉन्गफुल एक्ट है? द आंसर इज यस, ये रॉन्गफुल एक्ट है. सो the act complained of should be under the circumstances be legally wrongful as regards the party complaining. In other words, it should prejudicially affect. बेटा what is prejudicially affect? बेटा prejudicially affect का मतलब होता है आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाना. prejudicially affect का मतलब क्या होता है? आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाना. Any of the above mentioned interest and protected by law. Thus, every person whose legal right, that is right of reputation, right of bodily safety. मेरी reputation, कोई जाके बोल रहा है कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. मैंने कहा हेलो सर, आप मेरी रेपुटेशन के लग जा रहे हो, ये मेरे लिए एक रॉन्गफुल एक्ट है. कोई मेरे लिए गलत नहीं बोल सकता, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा, आप मेरे लिए गलत नहीं बोल सकते. सो व्हाट इज हैपनिंग? right of reputation, right of bodily safety and freedom and right to property are violated without legal excuse has a right of action. अब देखो, अगर आपकी रेपुटेशन के लिए किसी ने कुछ गलत बोला, आपकी बॉडीली सेफ्टी यानी कि आपको किसी ने तंग किया, अच्छा सर बॉडीली सेफ्टी क्या चाकू के पीछे दौड़ा, वो तो क्रिमिनल केस है. मैं आया रात को 2 बजे घर पे मंदिर से, थोड़ा लेट हो गया ना मंदिर से मैं क्लब चला गया था, पर घर पे यही पता है कि मैं मंदिर से आ रहा हूं. जब मैं घर आया तो मेरे बिस्तर पे यहां पे एक, इमेजिन करो, मत करो, यहां पे बिस्तर पे एक बेवड़ा सो रहा था जिसको मैं जानता भी नहीं हूं. मैंने कहा हेलो सर, आप यहां पे कैसे आ गए? उसके ऐसे लेफ्ट हाथ में एक चाकू था, बेचारा सो रहा था, कुछ कर नहीं रहा था. डोंट यू थिंक ये मेरी बॉडीली सेफ्टी के खिलाफ है? अरे यार कहीं उठ के मुझे मार दे तो, कुछ कर दिया तो कहां जाऊंगा भाई मैं? अब यहां पे आपने क्या बोला, सर इसमें भी आप क्या कर सकते हो ना, आप इस बंदे को घर से निकाल सकते हो, कल अपन इससे कॉम्पनसेशन मांगेंगे कि दारू पी के तू घर के अंदर क्यों आया, कुछ भी वो कल करेंगे. बट क्या बॉडीली सेफ्टी का राइट है? एंड फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर वायलेटेड विदाउट लीगल एक्सक्यूज. और इसका कोई लीगल एक्सक्यूज नहीं था कि तू यहां पे क्यों है. हैज अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेटेड देम वेदर लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम सच वायलेशन और नॉट. अच्छा एक सेकंड, उस बेवड़े ने मुझे मारा तो नहीं ना? नहीं मारा ना. उस बेवड़ा वो तो सो ही रहा था ना, क्या फिर भी मैं उससे कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं? आपने कहा हां, तुझे लॉस हुआ या नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है. क्या तेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ? नुकसान तेरे राइट का होना चाहिए, हमको फर्क नहीं पड़ता कि तुझे लीगली लॉस हुआ, बस हमें ये जानना है. नुकसान हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं. हमें कोई तेरे मरने का इंतजार थोड़ी करना है, हमें कोई तेरे घर में चोरी करके चले जाएगा उसका इंतजार थोड़ी करना है. अगर तेरे को लगता है कि तेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तुझे हम कॉम्पनसेशन दिलाएंगे. एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस रॉन्गफुल एक्ट. Are we sure enough? Yes we are. अब बेटा देखना, लीगल डैमेज तुमको ऑलरेडी आता होगा, शर्त लग गई अपनी 50-50 की. इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ. हर डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज नहीं है. एग्जाम्पल दिया था याद है कि शर्मा क्लासेस वाला, इट मस्ट बी अ डैमेज विच द लॉ रिकॉग्नाइजेस एज सच. ये वैसा डैमेज होना चाहिए जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि वो क्या है, डैमेज है. इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ लीगल राइट. आपको लीगल इंजरी होनी चाहिए, मतलब लॉ की नजरों में इंजरी होनी चाहिए, आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट एन एक्शन डज नॉट लाई. अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं मिलेगा. आर वी श्योर? एज स्टेटेड इन एशबी वर्सेस वाइट, एमसीक्यू. एशबी वर्सेस वाइट नाम याद चाहिए. मैंने आपके एमसीक्यूज में भी इसको कवर किया. सो एशबी वर्सेस वाइट में लीगल डैमेज इज नाइदर आइडेंटिकल विथ एक्चुअल डैमेज नॉर इट इज नेसेसरली पिक्यूनरी. एशबी वर्सेस वाइट में इतना बेहतरीन जजमेंट आया, उसने कहा लीगल डैमेज को आपको इज नाइदर नेसेसरी कि आपको एक्चुअली डैमेज होना चाहिए और ना ऐसा जरूरी है कि आपको पिक्यूनरी. पिक्यूनरी का मतलब क्या होता है बेटा? मॉनेटरी लॉस. मतलब एशबी वर्सेस वाइट में कहा गया कि लीगल डैमेज का मतलब यह नहीं है कि आपको एक्चुअली डैमेज होना ही चाहिए तब हम लीगल डैमेज मानेंगे, या फिर आपको पैसों का नुकसान हुआ तभी हम उसको लीगल डैमेज मानेंगे. इसका कोई रिश्ता ही नहीं है. अभी ऊपर जो मैंने आपको ये ड्रंकन वाला एग्जांपल दिया, उसमें ना मेरे पैसों का नुकसान हुआ और ना कहीं पे मेरे को कोई एक्चुअल डैमेज हुआ है, क्या पर तब भी वो गलत गलत रहेगा? यस. तो यहां से 2 मैक्सिम बनते हैं. एक होता है डैमनम साइन इंजूरिया और दूसरा है इंजूरिया साइन डैमनम. ये लिख लो कि इसके ऊपर ये जो मैक्सिम है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा.
तो सर मतलब बताओ नहीं क्या है डैमनम साइन, इंजूरिया, इंजूरिया साइन, डैमनम ये क्या है? अभी नहीं पढ़ना, अपन पहले लीगल रेमेडी पढ़ेंगे, उसके नीचे देखो मैंने इंजूरिया साइन डैमनम और वो ही पूरा वापस से दे रखा है, तो अपन उसको डील करेंगे। बट अभी के लिए इसको रोक दो, ये जो टू मैक्सिम्स वाला है ना, ये वाला पार्ट मैं वापस लेके आ रहा हूं, 2 मिनट बाद लाएंगे इसको। सर आप पढ़ा रहे थे रॉन्गफुल एक्ट, आपने पढ़ा दिया, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा दिया लीगल डैमेज, अब आप जा रहे हो लीगल रेमेडी। बेटा लीगल रेमेडी में कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लीगल रेमेडी क्या होता है, देख लो। The third condition of liability for a tort is a legal remedy. This means that to constitute a tort, एक tort constitute करने के लिए जो गलत चीज़ आपके साथ हुई है, the wrongful act must come under the law, कि जिस चीज़ को आप wrongful बोल रहे हो वो लॉ के अंदर गलत तो हो, तभी तो आपको रेमेडी मिलेगी। The main remedy for a tort is an action of unliquidated damage. कल बताया unliquidated damage क्या होता है, यानी कि damages का मतलब damage नुकसान, damages compensation, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, कोर्ट डिसाइड करेगी। लिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से ही डिसाइड कर रखा है कितना पैसा मिलेगा। Although some other remedies, example injunction, may be obtained in addition to damages or specific restitution may be claimed. What is injunction? आपने ना बचपन से बॉलीवुड पिक्चर देखी है। इंजंक्शन का मतलब होता है बेटा स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर पता है ना तात्या, अब तुम ये बिल्डिंग यहां नहीं बना पाओगे क्योंकि कोर्ट ने बोला स्टे। इंजंक्शन का मतलब होता है कि सामने वाले को बोल दो रुक जाओ, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए। मे भी अच्छा, तो इसने क्या बोला, एक तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एक रेमेडी है, तो लीगल रेमेडी क्या क्या हो सकती है, एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इंजंक्शन भी हो सकता है, और क्या क्या है देखो, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन में बी क्लेम्ड इन एन एक्शन फॉर द डिटेंशन ऑफ अ कैटल। अब ये क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सर जो वो मेरी चीज लेके चला गया है, आप एक बार के लिए चीज वापस लेके मेरे पास लाओ, आप मेरे को वो चीज दिलाओ, उसके बाद अपन केस चलाएंगे, अगर ये जीत गया तो मैं इसको दे दूंगा, पर ये चीज मेरे यहां से उठा के गया, मेरे को एक बार के लिए क्या चाहिए, ये वापस चाहिए। तो कोई भी चीज को जब आप कोर्ट को बोलते हो कि सर एक बार के लिए ये चीज आप वापस मेरे कंट्रोल में लेके आओ क्योंकि ये पहले मेरे पास थी, अगर ये केस जीत गया तो मैं इसको वापस दे दूंगा, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। तो देखो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आपको क्या 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 मिल गया भाई, सर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हमको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिल सकते हैं, इंजंक्शन मिल सकता है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मिल सकता है, और क्या रेमेडीज है सर हमारे पास, सेल्फ हेल्प, बेटा बहुत बड़ी रेमेडी है सेल्फ हेल्प। सर सेल्फ हेल्प मतलब आत्मनिर्भर नाउ, मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, हम थोड़ा सा इसको अलग से ले रहे हैं। वो जो बेवड़ा मेरे घर में पड़ा हुआ था, अब क्या रात को 2 बजे पुलिस वाले लेके आऊं, अगर वो नॉर्मली निकल रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको फोर्स से बाहर निकाल दूं तो बेस्ट है, इसको आप बोलते हो सेल्फ हेल्प। टॉर्ट्स आपको ये भी अलाउ करता है। सेल्फ हेल्प इज अ रेमेडी फॉर विच द इंजर्ड पार्टी कैन अवेल हिमसेल्फ विदाउट गोइंग टू अ लॉ कोर्ट। तो सेल्फ हेल्प का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक रेमेडी है जो आपको कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद ही यूज कर सकते हो। इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल टॉर्ट्स and perhaps the best example of these is to which it apply is trespass to land। और यहां पे आप trespassing के टाइम पे सेल्फ हेल्प ही करते हो। trespass का मतलब होता है कोई विदाउट आपकी परमिशन जमीन में आ गया। एग्जाम्पल है देख लो, इफ ए यहां पे चिराग मान लो, चिराग फाइंड्स अ ड्रंकन स्ट्रेंजर इन हिज रूम हु हैज नो बिजनेस टू बी देयर। चिराग को एक बेवड़ा मिला है उसके रूम में जिसका वहां पे कोई काम नहीं, बेवड़ी होती तब भी अपन बात कर लेते एक बार, पर बेवड़ा है, एंड इज दस अ ट्रेसपास, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट रिड ऑफ हिम। तो यहां पे क्योंकि वो बेवड़ा है तो मैं उसको घर से बाहर निकालूंगा, इफ पॉसिबल विदाउट फोर्स। तो आप धक्का मुक्की मत करो, प्यार मोहब्बत से उठा के निकाल दो, कोई बात नहीं, अब आगे सो आ गया, कल का कल देखेंगे, अभी निकालो घर के बाहर। बट इफ दैट बी नॉट पॉसिबल विद सच फोर्स एज द सर्कमस्टांस ऑफ द केस में वारंट। और अगर ये बोलता है कि पहला तो लॉ क्या बोलता है ना कि जबरदस्ती मारामारी नहीं करनी, पर अगर वो नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा फोर्स इस्तेमाल करके भी आप उसको बाहर निकाल सकते हो। पर एक बात समझना दोस्त, मैं आपको हमेशा सिखा रहा हूं और आज नहीं लाइफ में कभी भी याद रखना इस बात को। आप सबने ना सेल्फ डिफेंस वर्ड सुना होगा, सेल्फ डिफेंस। यार लोगों ने सेल्फ डिफेंस को इतना गलत लाइट में ले लिया है ना, मतलब कुछ भी कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। अब एक बात समझना, डू यू थिंक दिस इज सेल्फ डिफेंस? जो मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, एक लड़की मुझ पे कंकर फेंक रही थी, मेरे को लग रहे थे छोटे छोटे कंकर, इतने छोटे छोटे। मैं उठा, मैंने कहा अरे यार सेल्फ हेल्प, मैंने एक पत्थर उठाया, दीदी का काम खत्म, दीदी मर गई। मैंने कहा दीदी का मर्डर नहीं करना चाहता था मैं, ये मुझे मारना पड़ा क्योंकि वो मेरे पे मार रही थी और मेरे को खुद के बचाव में ये पत्थर मारना पड़ा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा
मेरे को बोल रहा था कि आज मैं तेरा गला घोट के साले तुझे मार दूंगा, अभी तो उसने बोला ही था, मैंने गन निकाली, ठिशके उड़ा दिया। क्या ये सब जो मैं कर रहा हूं ये सेल्फ डिफेंस है? कोर्ट बोल रहा है अबे बेवकूफ, सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है जितना नुकसान सामने वाला बंदा तेरे पे कर सकता है उतना ही नुकसान तू पहुंचा। इसका मतलब है अगर कोई बंदा मेरे पीछे गन लेके भाग रहा था ना, तू भी गन उठा के गोली मारते, हम तेरे को सेल्फ डिफेंस मानेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा भी तेरी जान ले सकता था। पर चचा वो बेचारी छोटे छोटे कंकर फेंक रही थी और तूने पत्थर उठा के सर ही फोड़ दिया। हमने कहा हाँ सॉरी, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे को गुस्सा आ गया। अबे ये सेल्फ डिफेंस नहीं है मेरे भाई, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। सेल्फ डिफेंस मींस यू कैन रिटेलिएट अप टू जितना पावर वो आप पे लगा रहे हैं उतना ही आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो समवन शॉट इन माय लेग, वो मेरे यहां पे भी गोली मार सकता था, मैंने गोली चलाई उसको लग गई एंड ही डाइड, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ डिफेंस है। सामने वाले बंदे ने सिर्फ तेरे सामने खड़ा है और वो तेरे को गुस्से से कुछ बोल रहा है, तूने गन निकाल के उड़ा दिया, तूने कहा नहीं बस सेल्फ डिफेंस, मेरे को लगा कि खतरा है। कैसे मेरे भाई, ये सेल्फ डिफेंस थोड़ी होता है। तो यहीं पे इसने क्या बोला कि उतना फोर्स लगा जितना उस केस में जरूरत है। अगर वो बंदा बेचारा खुद ही धक्के खा के बाहर जा रहा है तो निकाल देना यार, क्यों जबरदस्ती मार रहा है? जरूरत ही नहीं है ना। सेल्फ डिफेंस तब कर जब जरूरत हो। अब मैंने आपको तीनों का मतलब समझा दिया। अ रॉन्गफुल एक्ट, नाउ वी नो इट वेल, लीगल रेमेडी एंड लीगल डैमेज। जब मैं आपको लीगल डैमेज पढ़ा रहा था तो दो मैक्सिम्स मैंने कहा था लीगल डैमेज समझाते हैं, एक है इंजूरिया साइन डैमनम और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। पहले अपन पढ़ेंगे इंजूरिया साइन डैमनम। बेटा जैसा है ना ये मैक्सिम। अच्छा बेटू मैक्सिम का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो ना यार, क्योंकि आप सब मेरे साथ इन पर्सन यहाँ पे नहीं हो, आप सब 12th पास्ड हो, मेरे को नहीं पता है कि आपको कितना बेसिक ऑफ लॉ पता है, इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। तो मैं एक छोटी से छोटी चीज भी बता रहा हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं कि सर ये हमको पता होगा यार, सुन लो, क्योंकि मैं आपसे लाइव लाइव मिल नहीं पा रहा हूं तो आई एम अनअवेयर कि मेरे बच्चों के अभी कितनी नॉलेज सेट हो गई, सो आई कांट टेक एनी रिस्क। अब अपन पढ़ रहे हैं इंजूरिया साइन डैमनम। व्हेन आई से इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। इंजूरिया का मतलब क्या होता है? इंजरी। बेटा साइन का मतलब होता है विदाउट। साइन का मतलब क्या होता है? विदाउट। और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। तो ये मैक्सिम कहता है कि मेरे को इंजरी तो हुई है पर मेरे को कोई डैमेज नहीं हुआ है, मतलब कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, कोई पिक्यूनरी लॉस नहीं हुआ है। लॉ क्या बोलता है कि भाई हमारे लिए इंजरी जरूरी है, डैमेज हुआ या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंजूरिया साइन डैमनम आपको यह बताना चाह रहा है कि अगर तेरा लीगल राइट इंजर हुआ तो फर्क नहीं पड़ता कि डैमेज हुआ या नहीं हुआ, हम तेरे को कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, हम तेरे को कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे। आर वी श्योर इनफ? लेट्स सी। इट मींस इंजरी विदाउट डैमेज, दैट इज वेयर देयर इज नो डैमेज। डैमेज का मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है, रिजल्टेड येट इट इज एन इंजरी, पर फिर भी वो क्या है? एक इंजरी है। और रॉन्ग इन टॉट, दैट इज वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट। आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, नॉट रिजल्टिंग इन एनी हार्म, पर आपको इससे कोई हार्म नहीं हुआ है, पर आपका लीगल राइट इंजर हुआ है। बट प्लेंटिफ, राजा प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो सर। आपने बताया था सिविल केसेस में जो प्लेंट करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और टॉट क्या होता है? सिविल रॉन्ग, इसीलिए इसने क्या वर्ड यूज किया? प्लेंटिफ। लॉजिक क्लियर? बात डायरेक्ट अंदर बैठेगी। सो नाउ यू ऑल नो इसने प्लेंटिफ क्यों बोला बेटा। बट प्लेंटिफ कैन स्टिल सू इन टॉट। डैमेज होना जरूरी नहीं है, इंजरी होना जरूरी है। Thus, the act of trespassing upon another's land is actionable. आप किसी की जमीन में एंटर करके ये एक्शनेबल है। क्यों? क्योंकि आपने उसका लीगल राइट इंजर किया। आप उसके घर में क्यों एंटर कर रहे हो? आपने घर जाके कुछ किया नहीं किया, हमको फर्क नहीं पड़ता। आप वहां एंटर किए विदाउट हिज परमिशन, ये गलत है। Even though it has not caused the plaintiff even the slightest of harm. Sure enough? अब ये नोट देख लो, ये बच्चा आपको एकदम सिंपल लगेगा। Injurious sign damno covers, बेटा डैमनम बोलो या डैमनो बोलो कोई फर्क नहीं होता। Injurious sign damno covers such cases and action lies when the right is violated even though no damage has occurred. तो injurious sign damnum कब लगता है? जब आपका लीगल राइट हार्म हुआ, डैमेज हुआ या नहीं हुआ हमें फर्क ही नहीं पड़ता। Thus, the act of trespassing upon another land is actionable, even though it has not caused the plaintiff even the slightest of
हाँ सर, ये केस तो आपने अभी भी बताया था, एशबी वर्सेस वाइट। याद है एशबी वर्सेस वाइट का कंक्लूजन क्या था? एशबी वर्सेस वाइट का सर कंक्लूजन सिर्फ इतना था कि इंजरी लीगल इंजरी होनी चाहिए। इट डज नॉट मीन कि आपको कोई डैमेज होना चाहिए एक्चुअली, या फिर कोई भी आपको किसी तरीके का पिक्यूनरी लॉस होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। लेट्स सी इन द लीडिंग। अच्छा सर, ये केस हमको आता है क्या? आपको ऑलरेडी आता है। वो वोट वाला केस याद है क्या? एशबी वर्सेस वाइट। द डिफेंडेंट, राजा डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है सर? डिफेंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट करते हैं, जिसके खिलाफ हम केस करते हैं, वो डिफेंडेंट है। तो यहां पे इन द लीडिंग केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट, द डिफेंडेंट, द पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर मतलब जो वोट ले रहा था, पोलिंग ऑफिसर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपका वोट नहीं लूंगा। एशबी वर्सेस वाइट वाले केस में डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया टू रजिस्टर अ ड्यूली टेंडर्ड वोट ऑफ प्लेंटिफ, अ लीगली क्वालिफाइड वोटर। और जो प्लेंटिफ है यानी कि जो शिकायत करता है, वो एक लीगली क्वालिफाइड वोटर था, यानी कि 18 साल की उम्र के ऊपर था, उसके पास वोटिंग कार्ड था, फिर भी आपने उसको वोट नहीं करने दिया। And the candidate for whom the vote was to be tendered was elected and no loss was suffered by the election of vote. हाँ राइट, यहाँ पे वो कैंडिडेट जिसको ये वोट करना चाह रहा था वही इलेक्शन जीता, पर फिर भी इसको वोट नहीं करने को मिला था, पर वो जीता। Nevertheless, it was held that an action lay and the plaintiff was entitled to recover कॉम्पनसेशन, कि आप एक्शन ले सकते हो और आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इट डज नॉट मैटर कि इलेक्शन कौन जीता, व्हाट मैटर्स इज कि क्या आपकी लीगल राइट को इंजरी पहुंची थी। द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। श्योर एनफ, दिस वाज एशबी वर्सेस वाइट। इस चैप्टर में से मेरे को दो केसेस के नाम रटे हुए चाहिए, एक है एशबी वर्सेस वाइट और दूसरा मैं आगे पढ़ाने वाला हूं रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। अभी के लिए उसको मत करो, यहां तक सीखना था अपने को। ये आ गया सर हमको। सर आप बता दो डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है? सर डैमनम साइन इंजूरिया हम खुद बताएंगे। डैमनम का मतलब होता है डैमेज, साइन का मतलब होता है विदाउट, और इंजूरिया का मतलब क्या होता है? इंजरी। तो सर इस बार इसको नुकसान तो हुआ है, पर इसके कोई लीगल राइट इंजर नहीं हुए, मतलब कोई भी लीगल राइट इंजर नहीं हुआ। और हमने क्या बोला था? लीगल इंजरी होनी चाहिए। अगर उसका कोई लीगल राइट इंजर नहीं हुआ है तो सर उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। यहां पे सर ये जो डैमनम साइन इंजूरिया है सर, ये इसमें वो वाला केस हम लगा लेंगे जहां पे बगल में शर्मा क्लासेस थी, जिनका बिजनेस खराब हो गया आपकी क्लासेस आने की वजह से, फिर भी वो आपके खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है उसको आप बोलते हो डैमनम साइन इंजूरिया। डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी। लेट्स सी, द मैक्सिम मीन्स दैट इन अ गिवन केस अ मैन हैज सफर्ड डैमेज। एक गिवन केस में एक इंसान ने डैमेज सफर किया है, एंड येट हैव नो एक्शन इन टॉर्ट, पर उसको कोई एक्शन नहीं मिलेगा। टॉर्ट में डैमेज तो हुआ है, पर क्योंकि लीगल इंजरी नहीं थी इसलिए फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिकॉज द डैमेज इज नॉट टू एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, देयरफॉर causing damage however substantial to another person is not actionable in law unless there is also violation of legal right of the plaintiff. So law of tort आपके लिए सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब क्या हुआ हो, जब सर हमारा legal right injure हुआ हो। Thus if I own a shop and you open a shop in neighborhood, मेरी एक दुकान है, आपने बगल में एक और दुकान खोल ली। यार आपका तजुर्बा, और आपने मुझसे पढ़ा है, मतलब आपका तजुर्बा मेरे से काफी ऊपर होगा। As a result of which I lose some customers. Same नहीं, प्लीज उसको सम कर लेना बेटा। Some customers and my profit fall off, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। I cannot sue you for the loss in profits because you are exercising your legal right. सही है एकदम, are we sure enough? ठीक है। अच्छा, ये जो इसने लिखा ना, I cannot sue you, डैमनम साइन इंजूरिया, देखो इंजूरिया साइन डैमनम का केस क्या है? एशबी वर्सेस वाइट। इसके आगे लिख लो, ये किसका केस है सर? ये है इंजूरिया साइन डैमनम का केस। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बेटा, आई ओन अ शॉप और ये सब, ये कौन सा केस है सर? ये है ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस। मेरे को ये नाम याद चाहिए। तो कल अगर वो आपसे पूछे विच केस इज एसोसिएटेड विथ डैमनम साइन इंजूरिया, इट्स ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल case. Which case is associated with injuria sign damnum? So that is Ashby versus White. Now the next question is, how far a guilty mind of a person is required for liability of tort? अब बेटा ना मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं। सर ये गिल्टी माइंड क्या होता है? हमारे लिए बहुत कुछ नया है,
राजा कभी भी आप एक क्रिमिनल को पनिश करने जाते हो ना बेटा, तो हमेशा याद रखना एक क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलती है उसके काम के लिए नहीं, उसके गिल्टी माइंड की वजह से। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो उसके काम की वजह से नहीं और गिल्टी माइंड की वजह से? मतलब अगर आपने खून किया है तो आपको खून की पनिशमेंट मिल रही है। मत समझना, मेरे हाथ में एक चाकू है, मेरे हाथ में एक चाकू है, दिस इज अ नाइफ, मैंने आपकी तरफ फेंका, मैंने थ्रो किया, आपके यहां से निकल गया और पीछे दीवार पे लग गया, दीवार में घुस गया। मतलब अगर गलती से वो आपके सर में लगा होता तो सर में भी घुस जाता। तो क्या मैं बोल सकता हूं दीदी डर गई, दीदी डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था? आपने कहा ऐसा मजाक होता है? ऐसे कौन मजाक करता है भाई? चाकू सर के आर पार हो जाता हमारे, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। जो आपने किया वो गलत है। मैंने कहा भाई माफ कर दे यार, मरा तो नहीं ना तू? आपने कहा मरने का वेट करूं, तेरी इंटेंशन थी मुझे मारने की, इसीलिए आप मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर में पनिश करवा दोगे। टॉट में पूछा गया कि सर अब ये जो लॉ ऑफ टॉट्स की बात कर रहे हो, इसमें अपना एग्जाम्पल आपने लिया जैसे वो गमला नीचे गिर गया था फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर सर वो आपने और कौन सा एग्जाम्पल दिया था, आप और हरीश सर सीसॉ खेल रहे थे। यू नो अब ऐसी सारी चीज़ों में जो नुकसान हो रहे हैं, इसमें क्या करें? गिल्टी माइंड तो किसी का भी नहीं था। तो मैं अब ये अपने सामने क्वेश्चन आता है कि सर टॉट के अंदर किसी चीज़ को टॉट बोलने के लिए, किसी रॉन्ग को टॉट बोलने के लिए क्या गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है? तो जनरली एक मैक्सिम चलता है। मैक्सिम का मतलब क्या होता है बेटा? मैक्सिम का मतलब कहावत, मैक्सिम का मतलब है कहावत। सो इट्स अ मैक्सिम जो कहता है एक्टिस नॉन फसीट निसी मेंसिट्रिया, एक्टिस नॉन फसीट निसी मेंसिट्रिया, an act is not punishable, actus non facit, an act is not punishable until done with guilty mind. Actus non facit nisi mensitria, जब तक उसके अंदर उसके काम के पीछे एक गंदा इंटेंशन नहीं था। ये जनरल रूल है। पर टॉट बोलता है मेरे यहाँ पे वो चीज़ भी रॉन्ग है जिसके पीछे शायद आपका इंटेंशन सही होगा पर उसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो गया। द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। बात समझ में आई? तो गिल्टी माइंड यहां पे एक इंग्रेडिएंट नहीं है, जबकि क्रिमिनल लॉ में गिल्टी माइंड एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है, बहुत बड़े इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है। लेट्स सी, द जनरल प्रिंसिपल लाइज इन द मैक्सिम actus non facit rem nisi mens citria, that is the act itself creates no guilt in the absence of guilty mind. मतलब अगर आपका माइंड गिल्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको पनिश नहीं करते। It does not mean that for law of torts the act must be done with an evil motive, but simply means the act must be done either with wrongful intention or negligence. Law of tort बोल रहा है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत हो या फिर तुम्हारी गलती से ऐसा हो गया हो, मतलब नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो, तब भी मैं तो पनिश करूंगा, तब भी मैं तो पनिश करूंगा। That's what you call is negligence. Sure enough? तो यहां पे मैं आपको चाहता हूं आप एक नोट लिख लो प्लीज। मेंसरिया, मेंसरिया का मतलब क्या होता है बेटा? वही जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, दैट इज गिल्टी माइंड। पहली चीज, मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड is not an essential ingredient, is not an essential ingredient for tort, for tort। समझा क्या बेडू? यस सर समझ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब बेटा ना आई थिंक इस लेक्चर में अपन ने बहुत कुछ कवर कर लिया है एंड इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो करना है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हो। अब बेटा अपन नेक्स्ट जाने वाले हैं काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज़ के ऊपर। काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज़ के ऊपर मतलब टॉट के अंदर कितनी तरीके की लाइबिलिटीज़ होती हैं राजा? 3 होती है। अच्छा अब बस ये चैप्टर ही इन 3 पे चलने वाला है, तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं एक पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड से पढ़ेंगे। सो सबसे पहला काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। वन इज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बोलूं या आप उसको एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो बेटा, ये भी एमसीक्यू हो सकता है। दैट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज आल्सो नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज। वन इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसको आप क्या बुलाते हो? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बुलाते हो, फेंक दो इसको साइड में। सेकेंड काइंड ऑफ लाइबिलिटी इज कॉल्ड वाइकेरियस लाइबिलिटी।
सेकंड क्या बोलते हो आप लोग? वाइकेरियस लाइबिलिटी। सर वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? आगे बताऊंगा, डोंट वरी, एक एक में बात करनी है। और तीसरा होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो सर आपने तीन तरीके की लाइबिलिटीज बताई अंडर अंडर टॉर्ट्स। फर्स्ट कौन सी हो गई? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सर सेकंड कौन सी हो गई? वाइकेरियस लाइबिलिटी। और तीसरी हो गई वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई, बहुत ही हार्ड। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। सबसे पहला है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सबसे पहला क्या है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन सम टॉर्ट्स। अच्छा बेटा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एक बात समझना, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप ही लायबल हो, आप ही जिम्मेदार हो। इसको आप क्या बोलते हो बेटा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। किसकी गलती, फर्क नहीं, लाइबिलिटी आपकी। बताता हूं कैसे। इन सम टॉर्ट्स द डिफेंडेंट, बेटा डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर केस कर रहे हो। डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। इन सम केसेस द डिफेंडेंट इज लाइबल इवन दो द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट द इंटेंशंस, विदाउट द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स पार्ट। कुछ केसेस में डिफेंडेंट लाइबल होता है, कुछ केसेस में डिफेंडेंट लाइबल हो जाता है इवन इफ उसका इंटेंशन नहीं था, इवन इफ उसका नेग्लिजेंस नहीं था, फिर भी आप उसको लाइबल कर रहे हो। वो बोल रहा है अबे ना मेरा इंटेंशन है ना मेरा नेग्लिजेंस है। ऊपर अपन ने पढ़ा था भाई कुछ तो होना चाहिए, रॉन्गफुल इंटेंशन, रॉन्गफुल नेग्लिजेंस, कुछ तो होना चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मेरे को लाइबल कर रहे हो। यही है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल। क्या है अभी रूल समझाता हूं, पर मेन बात समझ में आ गई कि सर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर कल आपके सामने ये लाइन आती है, ये कहता है वो कि कब अगर किसी भी केस में डिफेंडेंट को एब्सोल्युटली लाइबल कर दिया जाए, इवन उसकी गलती नहीं है, तो उसको कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इज इट सिंपल? यस सर इट इज सिंपल, डोंट वरी, हमें आ रहा है समझ में, लल्लू समझेगा। इन अदर वर्ड्स, the defendant is held liable without fault. The defendant is liable even without his fault. These cases fall under the following categories. इन जगहों पे, इन कैटेगरीज के अंदर आप लोग उसको लाइबल करते हो। सबसे पहला है लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये लाइबिलिटी क्या है? इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब कि आप ये करने जा रहे थे, इस एक्सीडेंट को कोई रोक ही नहीं सकता था, हो गया, हम क्या करें? लाइबिलिटी आपकी है। Such liability arises in cases where damage is done by the escape of dangerous substance brought or kept by anyone upon his land. Such cases are where a man is made by law an insurer of the other against the result of his activities. Let's say, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही मीठा एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल। तो भाई देखो क्या ना, मेरे को बचपन से शेर बहुत पसंद है, ठीक है, और जब मैंने सिंघम देख ली तब से तो मुझे शेर हद से ज़्यादा पसंद आ गया। मैंने कहा यार एक शेर पालना है, तो मैं गया और एक शेर पकड़ के ले आया। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुमको पता ही मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो भाई मैं गया, शेर पकड़ के ले आया। मैंने कहा शेर चल यार, मैं उसको ऐसे एक मेरा कुत्ते का पट्टा था उसके साथ ले आया। मैंने तुमको बताया ना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुमको बात बताई कि नहीं बताई? एक बार मैंने गुस्से में स्विफ्ट डिज़ायर की डिक्की बंद की थी, स्विफ्ट बन गई वो, ठीक है। तो मैं शेर लेके आया, ऊपर गया और बांध दिया। मैंने शेर का नाम रखा टॉमी, अपना जिगरी भाई है भाई, मैं उसको टॉमी बुलाता हूँ प्यार से। मैं कहा टॉमी सेट, शेक हैंड, उसने हाथ में मिलाया। मैं कहा टॉमी आप यहीं बैठो छत पे, मैं आ रहा हूँ 2-3 घंटे में। मैं बाहर निकल गया। अच्छा, अब मेरे गांव में छत पे टॉमी को मैंने बांध रखा था, तो हमारे छत से दूसरा घर दिखते हैं गांव में। तो टॉमी ने ऐसा हल्का झटका देके वो पट्टा तोड़ दिया। मेरे को नहीं पता था टॉमी में भी इतना पावर है, अब मेरा शेर तो होगा इतना पावर। वो गया बगल वाले घर की तरफ देख रहा था, तो सामने से हमारी प्यारी सी शुक्ला आंटी नहा के बाहर आ रही थी, कपड़े पहने हुए, तुम मत ठंडे हो ज़्यादा, बाहर आई हैं। उन्होंने चश्मा नहीं पहन रखा है, उन्होंने चश्मा नहीं पहन रखा। तो उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने कहा अच्छा कुत्ता है। उन्होंने कहा अरे 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 टॉमी आजा। मेरे शेर की एक ही आदत बेस्ट है, वो किसी को मना नहीं करता। आजा 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 आजा। टॉमी आ गया। जब टॉमी नीचे आया तब आंटी को लगा डर, आंटी भागी, नहीं नहीं टॉमी मता मता। पर टॉमी की एक और खासियत है, वो एक ही बात मानता है, दूसरी नहीं। तो टॉमी ने आंटी की टांग पकड़ ली। तो अब आंटी एक टांग गवा बैठी और अंदर गई।
मैं जब आया तो आंटी ने कहा कि मैं तेरे ऊपर केस करूंगी, ये देख मेरी टांग लेके बैठा हो। मैं कहा अरे टॉमी तुमने आंटी की टांग क्यों ले ली, वापस दे दो चलो। तो टॉमी ने रख दिया, हम आ गए। अब एक बात समझना, मैंने टॉमी को बोला था जाके आंटी को काट, मैंने आंटी को बोला था टॉमी को ऊपर से बुलाओ, मुझे पता था कि पट्टा टूट जाएगा, कुछ भी नहीं ना, कहीं पे कोई भी मेरा काम नहीं था। फिर भी क्या मेरे को आंटी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं शेयर से कॉम्पनसेशन लो, मेरे से क्यों ले रहे हो, तू देगा। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, तू ऐसी चीज अपनी प्रॉपर्टी पे लेके आया जो एस्केप करेगी तो किसी का नुकसान होगा, फिर भी तू लाया, जिम्मेदारी भी तू ही उठा। इसको बोलते हो लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। मैं भी एक दो और अच्छे लॉजिकल एग्जांपल्स भी दूंगा, पहले मस्ती में समझते हैं, डोंट वरी विद दैट। Such liability arises in cases where damage is done by the escape of dangerous substance brought or kept upon on his land. Such cases are where a man is by law is an insurer of other against the result of his activities. भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप लोग अपनी जमीन पे ऐसी गैसेस लाए जिनके लीक होने की वजह से लोगों की डेथ हो गई। यू आर द इंश्योरर ऑफ एवरीवन अराउंड, तुम्हारा फॉल्ट था नहीं था, वी रियली डोंट केयर। Sure enough. Next up is liability for inevitable mistake. What is inevitable mistake? गलती करी आपने। Such cases are where a person interferes with the property or reputation of another. मेरे को पता नहीं था, मैं हवा में कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, inevitable mistake कर दी, मतलब मैंने जानबूझ के नहीं करी, फिर भी strictly liability किसकी होगी, आपकी ही होगी। And last is vicarious liability for wrongs committed by others. So responsibility in such cases is imputed by law on the ground of social policy or expediency. These cases involve liability of master for the act of his servant. अच्छा एक second, what I want is, एक मिनट रुकना दोस्त। हाँ, आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ना, वाइकेरियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर्स, चलो यहीं पे करवा देता हूँ। वैसे इसको आगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बट यहीं समझा देता हूँ। बेटा वाइकेरियस का मतलब क्या होता है, व्हेन द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सर्वेंट इज कॉल्ड वाइकेरियस। वाइकेरियस का मतलब क्या होता है, जब आप अपने नौकर के लिए जिम्मेदार हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच केसेस इज इम्प्यूटेड बाय लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल पॉलिसी और एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी इज मतलब इन द सोशल इंटरेस्ट। These cases involve liability of master for the act of his servant. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, master is liable for the act of his servant. अब देखो भाई, यहाँ पे एक केस लॉ है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द रूल इन रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर 1868। सर ये क्या है 1868 LR3 HL 330? बेटा इसको आप लॉ में एंटर कर रहे हो, याद रखना, इसको अपन बोलते हैं बच्चों केस का साइटेशन। इसको क्या बोलते हैं, केस का साइटेशन। श्योर है? अब बात समझना। अच्छा सर ये साइटेशन भी हमको याद रखने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं याद रख सकता। बेटा साइटेशन मतलब आपका इंडेक्स नंबर, ये कौन से ईयर का है, इसको किसने रिपोर्ट किया, इसका फाइल नंबर क्या है, केस नंबर क्या है, ये सब होता है। तो अगर आपको चाहिए, अभी आपको अगर रेलैंड वर्सेस फ्लेचर नहीं मिल रहा ओरिजिनल केस, तो आप गूगल पे जाओ 1868 LR3 HL 330 लिख लो, आपको रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस मिल जाएगा, ये उसका इंडेक्स नंबर है। ठीक है एकदम। तो सर ये याद नहीं रखना आपको, आ जाओ, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर याद रखना है और नाम याद रखना जरूरी है। द रूल इन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर is that a man act at his peril and is the insurer of the safety of his neighbor. तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या रूल निकला था बच्चे, प्लीज समझना। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में निकला था कि a man acts on his peril and is insurer of the safety of his neighbor against accidental harm. जो भी वो काम कर रहा है उस इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेबरर्स को इंश्योर करे कि अगर इस काम से उनको नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई ये आदमी करेगा। श्योर है? सच ड्यूटी इज एब्सोल्यूट, स्ट्रिक्ट है ये ड्यूटी, एब्सोल्यूट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट और हिज सर्वेंट। अब इसने क्या बोला ना, ये गलती तुझसे हुई है, तेरे सर्वेंट से हुई है, या फिर तू किसी फलाने ढिमकाने इंसान को लेके आया था काम करने के लिए, पर अगर गलती हुई और तेरे नेबर्स को नुकसान हुआ, हम उस नौकर को नहीं पकड़ने वाले, हम पकड़ेंगे तेरे को। हम किसको पकड़ेंगे? तेरे को पकड़ेंगे। It was held in this case that
If a person brings or accumulates on his land anything which, if it should escape, may cause damage to his neighbors, he does so at his own peril. यहां पे देखो इसने क्या बोला, पेरिल का मतलब है जिम्मेदारी. अब ये क्या बोल रहा है, इस केस में बोला गया था कि अगर कोई इंसान अपनी जमीन पर कुछ लाता है या अपनी जमीन पे कुछ जमा करता है जिसकी वजह से विच इफ इट शुड एस्केप, जो चीज अगर एस्केप कर गई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप अपनी जमीन पे गैसेस लाए थे पर अगर वो एस्केप कर गई तो वो शायद लोगों को, उसके नेबर्स को नुकसान पहुंचाएगी, पहुंचाया था, ऐसे केस में ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि ये उन सबको कॉम्पनसेट करेगा. If it does not escape and cause damage, he is responsible. However careful he may have been and whatever precaution he may have taken to prevent the damage. एक काम करना, if it does, अच्छा देखो इसने क्या लिखा, if it does not escape and cause damage, यहां पे not हटा दो. If it does escape and cause damage, he is responsible. चाहे वो कितना केयरफुल क्यों नहीं था, पर he is going to be responsible. He is going to be responsible to his neighbors, जो भी नुकसान उसने किया है. केस पूरा समझ में आ गया. अब बच्चे देखो, एक केस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. राजा ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बेटू इस केस का जजमेंट है. ये इस केस का क्या है, जजमेंट है. जजमेंट ही सबसे बड़ी जान होती है. पर बेटा क्योंकि मैंने आपको भी बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया टॉमी ओमेगा, तो आपको दिमाग में समझ में आ गया है जजमेंट. पर हर केस का जजमेंट जानने से पहले उस केस के फैक्ट्स मतलब कि जज के सामने क्या बात रखी गई थी, वो जानना बहुत जरूरी है. तो मैंने इस केस के फैक्ट्स भी डाले हैं आपके लिए. फैक्ट्स सर याद रखना जरूरी है कि नहीं बेटा? आपको जजमेंट पता है तो काम हो गया है, आपको केस का नाम पता है, काम हो गया. पर फैक्ट्स सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैंने रखे. अब बेटा इसमें क्या हुआ था ना, इसको मत पढ़ो आप, पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर आप ये पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा. मान लो मैं एक मिल ओनर हूं. मैंने क्या बोला ना, मैंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया. बेटा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है कि इस बंदे को मैं ऑर्डर नहीं दूंगा, मैंने सिर्फ इसको बताया कि मुझे ये काम करना है, तू करके दे, तेरे हिसाब से कर, मैं बीच में नहीं आऊंगा. जबकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता तो मैं उसको बताता यहां से तोड़, यहां से तोड़, ऐसे बना. मैंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाया, मतलब वो मेरे ऑर्डर नहीं मान रहा था, वो खुद की मर्जी से काम कर रहा था. ठीक है, एकदम वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था. तो मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया. मैंने कहा ना यहाँ पे एक गड्ढा खोद, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे पानी का रेजर्वॉयर बना के दे. रेजर्वॉयर मतलब यहाँ पे मैं पानी स्टोर करूँगा. उसने बोला सर मैं बना दूंगा, आप टेंशन मत लो. मैंने कहा ठीक है भाई. मेरे जस्ट ऑपोजिट मेरे नेबर हैं जो सामने की तरफ, उनकी माइंस हैं. उनकी क्या है, माइंस हैं. मैंने कहा बड़ा रेजर्वॉयर बनाना और उनको तंग मत करना, ठीक है. इसने कहा हाँ सर बिल्कुल टेंशन नहीं, अपन यहाँ बना रहे, उनसे क्या रिश्ता. खत्म हो गई बात, मैं चला गया. अब इस बंदे ने खड्डा करना चालू किया, क्योंकि पानी तो खड्डे में भरेगा ना, तो उसने खड्डा करना चालू किया. खड्डा करते 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 उसको पता नहीं पड़ा, उसने क्या किया, मेरे सामने जो नेबर था उसके माइंस के अंदर एक पाइप जा रहा था. उस माइंस के अंदर एक पाइप जा रहा था. इसने क्या किया, उस पाइप को तोड़ दिया. इसे पता भी नहीं पड़ा कि कहाँ जा रहा है. इसने वो पाइप तोड़ दिया और गड्ढा बड़ा कर दिया. तो इसने बीच में से पाइप हटा दिया. अब उस तरफ खड्डा खुल गया, इस तरफ से भी खड्डा खुल गया. तो इसने क्या किया, पाइप तोड़ के चालू कर दिया. और बाद में जैसे इसमें पानी भरा तो पाइप के थ्रू पूरा पानी निकल के सामने वाली माइंस में चला गया. अच्छा एक सेकेंड, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ. बेटा मेरी क्या गलती है इसके अंदर, मैंने क्या किया? आपने कहा सर आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो बहुत क्यूट हो. तो मतलब क्यूट हेयर मीन्स कि सर आप तो बिल्कुल ही फ्री हो, आपने तो कुछ भी नहीं किया. यहां पे एक चीज समझना, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे ऑर्डर भी नहीं मान रहा था. पर सामने वाला जब वो ओनर आएगा ना, वो क्या बोलेगा, भाई सुन मेरे को फर्क नहीं पड़ता है चपड़गंजो क्या कर रहा था, तू जान और वो जाने, मेरे को इतना पता है वो काम तेरे लिए कर रहा था. चाहे वो तेरे इंस्ट्रक्शंस पे कर रहा था, चाहे वो तेरे इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहा था, पर वो काम तेरे बोलने पे कर रहा था. हम तुझसे कॉम्पनसेशन लेंगे, हम तुझसे कॉम्पनसेशन लेंगे. मैंने कहा भाई, उसने बोला लिसन यही रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, तेरे को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. अब आपको फैक्ट्स पता है, जल्दी से देख लो. बी, अ मिल ओनर एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. बेटा मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्यों लिखा है मैं आपको बाद में समझाऊंगा. Who were apparently competent to construct a reservoir. तो इसने क्या बोला, एक रेजर्वॉयर बनाया था पानी भरने के लिए, on his land to provide water for his mill.
देयर वॉज ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शाफ्ट्स अंडर द साइड ऑफ द रिजर्वोयर। जब ये खड्डा खोद रहा था वहां पे कोई माइनिंग शाफ्ट्स थे जो पहले से पड़े हुए थे, अनयूज थे, डिसयूज्ड मतलब अनयूज्ड, which the contractor failed to observe because they were filled with earth। वो जमीन में धसे हुए थे तो इसका ध्यान ही नहीं गया। The contractor therefore did not block them। When the water was filled in the reservoir, it burst through the shafts and flooded the plaintiff's coal mines on the adjoining land। तो जिसके साथ गलत हुआ यानी कि plaintiff, उसकी लैंड में पानी चला गया। It was found as a fact that B did not know of the shaft। अच्छा फैक्ट क्या था ना कि B बोल रहा है, मतलब B मतलब जो ओनर, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को पता भी नहीं था कि नीचे शाफ्ट है, एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट, और ना मैंने कोई नेग्लिजेंस दिखाया, मैंने तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था काम करने के लिए। दो द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैड बीन, बी वाज हेल्ड लायबल। ना मैंने नेग्लिजेंस दिखाया, ना मेरा कोई फॉल्ट था, ना वो मैं मेरे ऑर्डर्स पे काम कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट था, फिर भी लाइबिलिटी आपने किसकी सेट करी, मेरी सेट करी। एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सर यहाँ पे एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, आपने अभी से 20 मिनट पहले बोला था कि बस एंड कर रहा हूँ लेक्चर और आप आगे बढ़ते गए। सॉरी बच्चों, थोड़ा फ्लो में आ गया था, चलने दो। एक बार अब इसका ऑब्जर्वेशन पढ़ लो, इसके आगे अपन आगे अच्छा काम करो, ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ आई थिंक, क्योंकि ये स्टार्ट करेंगे तो अपने को यहाँ तक पूरा आना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रुक जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ाता हूँ आप लोगों को। आई होप यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर था और आप और मैं अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। नहीं भी बने तो बेटा दोस्ती कर लो, सफर लंबा है, और एग्जीक्यूटिव में तुम मेरे को 3 सब्जेक्ट्स में देखने वाले हो, प्रोफेशनल में तुम मेरे को 2 सब्जेक्ट्स में देखने वाले हो, तो मेरे साथ दोस्ती बना के रखो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। थैंक यू आज के लेक्चर में बैठने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते रहिएगा, जिंदा रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।